Good evening, good evening. Good evening all of you. तो इंजीनियरिंग सर्विसेज 2026 उसका जो पेपर 1 है जीएस पेपर, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि अब जो हमारे पास टाइम बचा है उसके हिसाब से क्या अप्रोच होनी चाहिए। ईएससी जीएस 2026 उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्वेश्चंस वगैरह के लिए भी कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही है, तो फोल्डर में क्वेश्चंस वो ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। अभी मैं ये भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कहां पर है। देखो अभी अप्रोच क्या रखनी है पहले ये समझ लो, वन बाय वन हम बात कर लें। जो दो सब्जेक्ट हमने बताए हैं, सबसे पहले दो सब्जेक्ट ध्यान रखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और दूसरा एप्टीट्यूड। इन दो सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, एक तो काम ये करना है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ लिया, थ्योरी कुछ क्वेश्चन लगाए होंगे, एप्टीट्यूड आपने पढ़ा होगा। इसमें एक काम ये जरूर करना है, 2017 से 25 तक जो पेपर ईएस के हुए उनमें से जिन जिन टॉपिक पे मैथ्स में क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक पे कमांड जरूरी है। मैथ्स एप्टी आपने पढ़ लिया, पर रिवीजन के टाइम पे क्या होता है, रिवीजन के टाइम पे होता है किसी चीज पे ज्यादा फोकस देना है मान लो हमको, तो 17 से 25 तक में जो क्वेश्चन आए हैं मैथ्स में खासकर, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वही क्वेश्चन आ जाएगा, वो टॉपिक पे आपको कमांड है कि नहीं, कि अगर मान लो कॉची रीमैन इक्वेशन पे क्वेश्चन आया है तो हाई प्रोबेबिलिटी कि फिर पूछेगा, जैसे आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन पे बहुत बार क्वेश्चन आ गया, तो आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन आपको आता है कि नहीं निकालने। रैंक अगर मान लो मैट्रिक्स में पूछ रहा है तो आपको आता है कि नहीं, या न्यूटन राफसन मेथड है, रंगा कुट्टा मेथड है, या आपको वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्रीन्स थ्योरम है या गॉस डाइवर्जेंस है। तो जिन टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक पहले तो कमांड करना है, और 17 से 25 तक के पेपर सॉल्व कर लिए कि नहीं ये जरूर देख लो, क्योंकि 17 से 25 तक का मतलब हो गया लगभग 8-9 पेपर हमारे पास हैं, तो अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि पेपर किस ट्रैक पर है। जब पैटर्न चेंज हुआ था, एक ही दो पेपर अवेलेबल थे, तब इतना नहीं पता चलता था। अब 8-9 साल के पेपर है, कम से कम मैथ्स एप्टी का डायरेक्शन क्या है आपको ये पता चल जाएगा। और दूसरी बात, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, स्कोर अगर आप, अब क्योंकि देखो 8-9 साल पेपर हो गया, एक दो बार पेपर बहुत गंदा पूछा है, बाकी जनरली जो पेपर आ रहा है 80 प्लस, मैं आपसे कहता था कि 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो स्कोर अच्छा माना जाएगा। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि 86 से लेके 90 के बीच अगर स्कोर कर रहे हैं, जनरल पेपर जैसा आता है वैसा अगर आया, तो 2-3 साल पहले जो काफी गंदा पेपर आ गया था लास्ट टू लास्ट ईयर, उस तरह के पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें तो 50 नंबर भी लाना मुश्किल था। जनरली जो पेपर आ रहा है 17 से 25 तक जो पेपर आया, उसमें लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर छोड़कर अब अगर 86 टू 90 स्कोर करते हैं तो अच्छा स्कोर माना जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। स्टार्टिंग में जब पैटर्न नया था, लोगों को पता नहीं चल रहा था, सोर्सेज नहीं पता थे, तब 80 प्लस का स्कोर अच्छा स्कोर था। अभी 5-6 नंबर ऊपर का अंतर आ सकता है, क्योंकि रेलवे ऐड होने से कंपटीशन भी बढ़ाई है, घटेगा तो नहीं बढ़ाई है, और पेपर अवेलेबल है, अब सोर्सेज इतने अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो कुछ ना कुछ तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। और शिफ्ट होने का एक बड़ा कारण क्या है, अगर मैथ्स और एप्टी का वेटेज पेपर में ज्यादा रहा, यही कट ऑफ को ऊपर ले जाएगा। अगर मैथ्स और एप्टी का वेटेज ज्यादा आ गया, कि मान लो 200 में से, जैसा ट्रेंड है कि अगर 50 मार्क्स का ये आ गया, दोनों मिलाकर मैथ्स एप्टी मिलाकर अगर 50 मार्क्स का आ गया, तो इंजीनियर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इन दोनों में है, क्योंकि गेट की तैयारी भी करते हैं, ईएससी भी देते हैं, तो ये वाला एरिया जो है ये कट ऑफ को ऊपर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स एप्टी आपका तैयार हो गया कि नहीं। मैथमेटिक्स खासकर 17 से 25 तक के पेपर मैथ्स का पोर्शन जरूर सॉल्व कर लो, और ये देख लो कि जिस पोर्शन में दिक्कत आ रही है वो एरिया तैयार है या नहीं, क्योंकि कई बार आप देखोगे रिपीटेशन देखने को मिल रही है, कि अगर मैट्रिक्स में क्वेश्चन आ रहा है, डाटा चेंज कर रहे हैं, टॉपिक वही पूछा जा रहा है, तो टॉपिक कई सारे टॉपिक का रिपीटेशन देखने को मिलेगा, सेम क्वेश्चन डाटा बदल देगा,
टॉपिक, उसी टॉपिक पे अगला क्वेश्चन फिर पूछ देगा। तो 17 से 25 तक के जो पेपर है उसमें मैथ्स के जो एरियाज पूछे गए हैं, वो टॉपिक्स, वो एरियाज में आप कंफर्टेबल है कि नहीं। और अगर दोनों मिलाकर 50 नंबर का आया, तो जो अच्छे स्टूडेंट है गेट ईएससी, जिनकी गेट वगैरह की तैयारी भी अच्छी है, वो इन दोनों टॉपिक में 40 से ऊपर स्कोर करते हैं। इसी बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि अब जो कट ऑफ ऊपर की तरफ, कट ऑफ का मतलब जो जनरल स्कोर 80 के अराउंड होता था, वो 86 के आसपास ठीक माना जाएगा मेरे अनुसार। और जैसे जैसे पेपर और साल बीतते जाएंगे, ये और ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, कहां पर दिक्कत आती है वही बता रहा हूं मैं भी। तो अब जो टाइम आपके पास बचा है, उसमें बहुत ज्यादा नई चीजों के चक्कर में पढ़ने की बजाय सबसे पहले हम देखें कि पेपर की स्ट्रेटेजी जो होनी है। भाई इस बार के रिजल्ट में 100 से ऊपर बच्चों ने इन्फॉर्म किया। आरोहण पे जो हमने आपको बताया था सिलेक्शन ईएससी में जो हुए, जो बच्चों ने जैसा फीडबैक भेजा, जो सिलेक्टेड बच्चे थे, एज इट इज मैंने शेयर किया, कुछ भी बदला नहीं। और ना किसी को अपनी तरफ से कहा कि आरोहण की तारीफ में कुछ लिखिए। उसमें भी आपने देखा 4 ब्रांच में से 2 ब्रांच में रैंक 1 उन्होंने खुद ही रिकॉग्नाइज किया, आरोहण से उनको जो बेनिफिट हुआ। और टोटल अगर मैं काउंट करूं तो 100 के ऊपर स्टूडेंट का मैसेज आया मुझे। कुछ ऐसे भी थे, जैसे 2 ब्रांच जो बची थी, उनमें से भी एक स्टूडेंट मैंने चेक किया कि वो आरोहण के स्टूडेंट थे, पर क्योंकि उन्होंने खुद से एक्नॉलेज नहीं किया इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। 4 में से 2 ब्रांच के स्टूडेंट ने तो खुद ही जो रैंक 1 थे उन्होंने बताया सर आरोहण से बेनिफिट हुआ, तो हमने उसको शेयर किया। और कई स्टूडेंट जिनका खुद का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, मैंने उसको डाला भी नहीं। ठीक है, हालांकि वो आरोहण के स्टूडेंट थे, उसमें साफ साफ कोर्सेज में नजर आ रहा है। दूसरी बात, पर उसके बाद भी 100+ सिलेक्शन आपको आरोहण के नजर आ रहे हैं। तो अब अगर स्कोर की बात करें तो अब रैंक 1 से ऊपर तो कुछ नहीं आ जाएगा ना। पेपर कितना भी गंदा बना ले, और लास्ट ईयर जो आपने इसमें जो कंटेंट लास्ट ईयर का था या अभी करंट अपडेशन हुआ, भाई वही पढ़ के अगर बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं, लगातार अच्छे नंबर आ रहे हैं, और 130+ जो हाईएस्ट स्कोर 130+ का था नॉन टेक में जो आरोहण का, उसमें भी मैं ये कह रहा हूं 86 तो मान लो सेफ साइड ये स्कोर है। अगर लोअर साइड में कोई 86 के अराउंड लाता है तो नॉन टेक की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा उसका, बाकी फिर टेक्निकल डिसाइड करेगा क्या होना है। और 100 क्वेश्चन में से हर बार ये नियम है, 7 से 8 क्वेश्चन जो है ये आंसर मिसमैच होते हैं। यूपीएससी की भी गलती रहती है, कई बार इंस्टीट्यूट की भी गलती रहती है, क्योंकि 100% तो कभी स्ट्राइक रेट हो नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक, 7 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं हर बार रॉन्ग होते हैं यूपीएससी की आंसर की से। कई बार आंसर ही गलत होता है। जैसे लास्ट टाइम ब्लू बेबी सिंड्रोम का क्वेश्चन आया, उन्होंने ब्लू बेबी को गलती से ऑप्शन में ब्लर बेबी लिख दिया था, BLUR लिख दिया था, वो क्वेश्चन को हटा दिया। तो 7 से 8 क्वेश्चन हर बार नियम है, चाहे आरोहण आंसर दे, चाहे कोई और इंस्टीट्यूट आंसर दे, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई हो, और यूपीएससी की जब आंसर की आती है तो हर बार ऐसा होता है। कहीं कहीं इंस्टीट्यूट की भी गलती हो सकती है, कहीं यूपीएससी की भी हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी की आंसर की में गलती पहली बार हुई है, कई बार मैं ही आपको बता चुका हूं गलत आंसर यूपीएससी ने दिए हैं, पहले भी गलत आंसर कई बार रहे हैं। और जिस तरह का सिलेबस, जिस तरह का पैटर्न है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि 7-8 आंसर तो मान के चलो मिसमैच रहता ही है। 3-4 इंस्टीट्यूट के गलत होंगे, 3-4 यूपीएससी गलत होंगे। जैसे ओजोन का क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, यूपीएससी ने गलती की थी। ब्लू बेबी सिंड्रोम इस बार पूछा, स्पेलिंग गलती कर रखी, ब्लर बेबी लिख दिया है उसको। तो 7-8 क्वेश्चन मान के चलिए मिस्टेक रहती है, मतलब पूरा पेपर करने के बाद भी 7-8 क्वेश्चन जो है उनमें अनसर्टेनिटी बना रहता है। किसी किसी में इंस्टीट्यूट ठीक होंगे, किसी किसी में यूपीएससी ठीक होगा, पर मिस्टेक कुछ ना कुछ दोनों के एंड पे रहती है, 100% तो होता नहीं। और ये केवल इस एग्जाम में नहीं, सिविल सर्विसेज में भी होता है ऐसा, अकेले इसमें ऐसा नहीं है। पर सिविल सर्विसेज वगैरह में सिलेबस थोड़ा सा डेफिनिट है, डिफाइंड है, और काफी कंटेंट वहां किताबों से लिया जाता है, तो वहां पे चांसेस कम दिखते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एथिक्स, कुछ कुछ एरियाज यहाँ पर ऐसे हैं जहां पर क्वेश्चन आने के बाद भी क्लियर नहीं रहता कि आंसर इसका यही बनेगा। एम्बिग्यूटी हो सकती है जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, सिलेबस जिस तरह का है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बात समझ आ गई। 100 क्वेश्चन में से अगर हमारा स्कोर 100 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क्स अगर हमारे 86 के आसपास जा रहे हैं इस बार के हिसाब से, जनरल जो पेपर का पैटर्न आ रहा है लास्ट टू लास्ट ईयर छोड़कर, तो 86 के आसपास स्कोर जीएस में हमारा अच्छा स्कोर माना जाएगा। और मैथ्स एफटी मुझे लगता है 50 मार्क्स से कम तो वेटेज नहीं मिलेगा, 50 मार्क्स या इससे ऊपर ही जाएगा मैथ्स एफटी। तो ये दो को तो ठीक करना ही करना है, क्योंकि ये आपका गेट में भी आना है, ईएस में भी आना है। दूसरा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक जो हैं, टॉपिक पे जोड़ देना। 17 से 25 तक में जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक तैयार है कि नहीं। ठीक है,
इसके बाद एप्टीट्यूड। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को एप्टी में तो दिक्कत नहीं आती, देखो एप्टी में ही ज्यादा स्कोर करते हैं। मैथ्स में भी इवन जो बच्चे बहुत अच्छे नहीं हैं, एप्टी में ही स्कोर ज्यादा करते हैं वो। अगर मैथ्स ज्यादा आएगा तो एप्टी कम आएगा, एप्टी ज्यादा आएगा तो मैथ्स कम आएगा, दोनों मिलाकर 50 मार्क्स के आसपास वेटेज हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं नोट करते जाओ। अभी करना क्या क्या है आपको, 2 सब्जेक्ट ये हो गए। तीसरा और चौथा सब्जेक्ट जो मैंने कहा सबके लिए कॉमन है, एथिक्स। छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी हो गया होगा, रिवाइज भी क्या पता कुछ लोगों ने कर लिया हो। 17 से 25 तक के पेपर सॉल्व करवाए थे मैंने। उन पेपर में एथिक्स के क्वेश्चन की अप्रोच क्या रखनी है वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। एथिक्स और एनवायरनमेंट, एथिक्स और एनवायरनमेंट, मुझे जो लगता है इन दोनों का वेटेज जो होना चाहिए, देखो यूपीएससी तो कहता है कि हम 10 टॉपिक्स हैं सिलेबस में, 5 to 15% हर टॉपिक से पूछेंगे। मतलब 10% अगर पकड़ के चले तो 20 नंबर लगभग हर टॉपिक से पूछेंगे। मुझे क्या लगता है कि जैसा वेरिएशन ये लाते हैं एग्जाम में, एथिक्स बड़ा सेफ सा सब्जेक्ट है, हर बार ठीक ठाक वेटेज आ रहा है इसका। एथिक्स बहुत सेफ सब्जेक्ट है, हर बार ठीक ठाक पूछा जा रहा है। तो अगर एथिक्स में 8 क्वेश्चन भी आ गए, अगर 8 क्वेश्चन भी आ गए, 16 नंबर अगर हम एथिक्स माने, और मुझे लगता है एनवायरनमेंट 9 से 10 क्वेश्चन अगर एनवायरनमेंट आता है तो 20 नंबर लगभग ये। तो अगर एथिक्स बढ़ेगा तो एनवायरनमेंट थोड़ा कम होगा, ये दोनों मिलाकर मेरा मानना है 36 मार्क्स के आसपास आप उम्मीद कर सकते हो, मुझे जो लगता है। एथिक्स और एनवायरनमेंट 2026 पेपर के लिए 36 मार्क्स तक का मुझे लगता है, ये दोनों मिलाकर इतना लगभग रहेगा। कोर जीएस पार्ट है क्योंकि ये, और आरोहण का बेनिफिट आपको इन दोनों में बहुत मिलेगा। मैथ्स सेफ्टी भी आरोहण पर अच्छा कराया गया है, ये दोनों तो मैंने पढ़ाए हुए थे, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 36 मार्क्स तक का ये एरिया आ जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों इन्होंने टफ कर दिए तो फिर आप आरोहण नहीं, फिर कहीं से भी किसी ने जीएस पढ़ रखा हो, फिर वो क्वेश्चन बनना नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, मान लो पेपर बहुत टफ आ गया और कोई स्टूडेंट कहे सर हमने तो आरोहण पे पढ़ा था और मेरे से तो 50 नंबर ही बन रहा है, मैंने आरोहण पे पूरा जीएस किया और मेरे 50 नंबर ही आ रहे हैं। तो आप पता कर लेना, कोई इंस्टीट्यूट हो और टॉपर भी 40 क्रॉस करने में हालत खराब हो रही होगी। हर बार हुआ है ये। लास्ट ईयर पेपर टफ था तो भी आरोहण का जो स्कोर था 10 नंबर कम से कम गैप था दूसरे में। तो अगर आरोहण वाला जीएस आपने पूरा कर रखा है और पेपर बड़ा एब्सर्ड आ गया तो भी दूसरे से कम 10 नंबर ऊपर एडवांटेज है। अगर मान लो बहुत गंदा पेपर बन जाए, किसी से नहीं बनेगा, वो चाहता नहीं किसी से बने, अगर 50 मार्क्स ही करना आफत हो रही है तो भी आरोहण और औरों में 10 नंबर गैप तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि अब इतने इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा, हर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट आपके टच में होंगे। भाई ज्यादातर स्टूडेंट है जो कहीं और भी पढ़े होंगे, आरोहण भी पढ़े हैं या दोस्त पढ़ रहे होंगे, तो मटेरियल सबका सबके पास अवेलेबल रहता है। पढ़ते ही समझ में खुद आ रहा होगा कि आरोहण पर जो कवरेज है भाई मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, और जब बाकी जगह आप कंपेयर करेंगे खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा। पर इसमें लेक्चर सुनना जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं सर मैं एथिक्स की खाली पीडीएफ पढ़ लूं क्या? नहीं, लेक्चर सुनना जरूरी है। लेक्चर में मैं चीजें 3-3 बार रिपीट कर रहा होता हूं, एग्जाम्पल दे रहा होता हूं, हर चीज नोट्स में लिखना पॉसिबल नहीं है। लेक्चर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर जो आपने सुन लिए वो याद रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, तो लगभग 36 मार्क्स का मैं उम्मीद करता हूं कि एथिक्स और एनवायरनमेंट आएगा। और जैसे नॉर्मली पेपर आता है, वो एक बार का पेपर छोड़कर जो आया था, नॉर्मली जो पेपर आता है मेजोरिटी क्वेश्चन आरोहण के स्टूडेंट के बन जाते हैं इसमें। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट हो गए। अब ये जो मैंने चारों सब्जेक्ट बोले हैं, ये सारी ब्रांच के लिए कॉमन बात कर रहा हूं मैं, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी। इन 4 में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं इस बात की कि सर हमारा बैकग्राउंड नहीं है, हमें परेशानी है। ये तो चारों के लिए बराबर है ना, किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, इन 4 में तो सबके लिए कॉमन है। ये तो मैथ सेफ्टी सबको इजी पढ़ना चाहिए, इंजीनियरिंग वालों को। एथिक्स एनवायरनमेंट मैंने कराया हुआ है, अगर एक बार भी लेक्चर सुन लिया, लेक्चर को एक बार भी बैठ के कहानी की तरह सुन लिया है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। इवन आप एंजॉय करते हो इन दोनों सब्जेक्ट को। ठीक है, अगली बात, अब बात आती है सर 4 सब्जेक्ट तो ये हुए, पांचवा सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बच्चे हैं। देखो मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आईसीटी मैंने जो पढ़ाया उसमें आईसीटी सब्जेक्ट भी कराया और उसमें जो
करंट अपडेशन का पार्ट है, साइंस एंड टेक के नाम से 6-7 लेक्चर पढ़े होंगे, उसमें अपडेशन भी करा दिया। फंडामेंटल कंप्यूटर भी कंप्यूटर साइंस की एक फैकल्टी ने करवा दिया। उसके बाद भी आईसीटी मैंने कराया, कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी ने बेसिक कंप्यूटर कराया। साइंस एंड टेक के लगभग 7 लेक्चर मैंने करंट अपडेशन भी ऐड कर दिया। इससे ज्यादा तो आईसीटी किसी ने नहीं कराया होगा, किसी भी इंस्टीट्यूट ने इतना टाइम आईसीटी को नहीं दिया होगा। पर तो भी मैं कह रहा हूं, आईसीटी एग्जाम में जिस तरह का आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनके कोर टेक्निकल के क्वेश्चन हैं और वो जीएस में पूछ दे रहा है। तो सिविल मैकेनिकल वाले के लिए आईसीटी परेशानी की बात है। क्लियर है? सिविल मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आईसीटी दिक्कत करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए आईसीटी आसान पड़ता है। उसमें से भी अब आप कहेंगे सर जो आपने सबके लिए कॉमन पढ़ाया है उसमें से क्या, आईसीटी में अगर 10 क्वेश्चन आ गए, जिस तरह का ट्रेंड है, डायरेक्ट क्लास से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं अननेसेसरी क्लेम नहीं करूंगा 10 में से 8-7 नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन आपको क्लास के मिल जाएंगे डायरेक्ट। 4-5 क्वेश्चन में मैकेनिकल सिविल वालों को हवा भी नहीं लगेगी, अगर जिस तरह के ट्रेंड पे आया है वैसा आया तो। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ये थोड़ा आसान पड़ जाता है, उनके 2 क्वेश्चन लगभग यहां बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्निकल का जो पार्ट पढ़ते हैं वहां से कवर हो जाता है। तो कितना भी जीएस के नाम पे पढ़ा दिया जाए, 4 से 5 क्वेश्चन आईसीटी क्लास के मिलेंगे, बाकी 5 क्वेश्चन पता भी नहीं चलेगा कहां से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क या कोर कम्युनिकेशन, और वो क्वेश्चन 2-3 बढ़ाने के चक्कर में आपको इतना पढ़ना पड़ जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का टेक्निकल सब्जेक्ट है डीसीएल। मैकेनिकल सिविल वाले अगर कहे कि सर मुझे 2 क्वेश्चन आईसीटी और बढ़ाना है, तो 2 ही क्वेश्चन और बढ़ाने के लिए जिस तरह का एरिया ये पूछ रहे हैं, आपको 2 क्वेश्चन बढ़ाने के चक्कर में डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ जाएगा, जो नीड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 10 सब्जेक्ट हैं, हम अपनी ब्रांच के हिसाब से ये छांट लें कि हमें सूट क्या कर रहा है इसके अंदर, हमारे लिए क्या सही है, हम उतना सेलेक्ट कर लें। इतने सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, तो ब्रांच वाइज सही सिलेक्शन करना जरूरी है, तब जाके नंबर इसमें आएंगे ठीक। क्लियर है? तो शुरू के 4 तो सबके लिए कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे क्लास में और एग्जाम में आएगा और बनेगा। ऊपर के सब्जेक्ट जो लिखे पढ़ के जाओगे, एग्जाम में आएगा और मेजोरिटी बन जाएगा। आईसीटी में ऐसा नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मैं कह सकता हूं आईसीटी में 10 में से 7 तक क्वेश्चन होंगे जो इसी वाले कर लेंगे। सिविल मैकेनिकल 4 से 5 कर पाएंगे, आरोहण पर जो कवरेज है उसके हिसाब से भी। हाँ, अगर इजी साइड में कर दे पेपर कि कोर टेक्निकल इसी का ना पूछ के नॉर्मल जीएस की तरह आईसीटी पूछ ले, तब तो बढ़ सकता है। पर ये जिस तरह का पूछ रहे हैं अभी 4-5 क्वेश्चन ही मुझे लगता है यहां से हो पाएगा। सिविल मैकेनिकल वाले इसकी जगह क्या करें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ईसी वालों को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, क्योंकि मान लो कोई पहली बार पढ़ रहा है और सिविल वाले पहले 3 बार पढ़ चुके हैं, टेक्निकल में भी पहले पढ़े हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है जो 2 बार 3 बार पहले पढ़ चुका होगा उसको आसान लगेगा। ईसी वाले 1 बार 2 बार पढ़े होंगे, थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस कम आ रहा होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है सिविल मैकेनिकल को ज्यादा हेल्प करेगा। वेटेज की अगर मैं बात करूं, आईसीटी लगभग 9 से 10 क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। ये आईसीटी का वेटेज लगभग 9 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। मुझे लगता है क्योंकि हर बार ही 9 से 10 पूछ रहा है, थोड़ा सा इस बार ये घटना चाहिए। या तो टेक्नोलॉजी के नाते ये 9-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का पार्ट है ना, जैसे एआई है, अब इस बार एआई से क्वेश्चन पूछ देगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो ये कारण है कि इसके जो 9-10 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। 9 क्वेश्चन तक तो मुझे इस बार भी लग रहा है, 9 क्वेश्चन से कम नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो पूछेगा भाई, इंजीनियरिंग का एग्जाम है और टेक्नोलॉजी का एरिया है, टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन बनते हैं। एआई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, कई नए नए तरह के रोबोट बन रहे हैं, है ना, और मशीन लर्निंग में जो टर्म्स यूज होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। एलएलएम मॉडल क्या होता है, या एआई कितने तरह के होते हैं, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ई गवर्नेंस है, गवर्नमेंट ने कुछ नया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कराया तो वो क्वेश्चन है। 9 तक क्वेश्चन मान सकते हो, अभी भी आ सकता है इसमें 9 तक क्वेश्चन आईसीटी, मुझे लगता है 9 से 10 मान सकते हैं, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, पर क्योंकि टेक्नोलॉजी का एरिया है क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। क्लियर है? सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विस अब जो एलॉन मस्क कंपनी वो दे रही है, सैटेलाइट से सीधे अब इंटरनेट से लेगा, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो आ रही है क्वेश्चन बन सकता है। 5G का एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ ले, तो इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टॉपिक बोल भी रहा हूं मैं, ये जो पढ़ाए भी है क्लास में, नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है,
सुपर कंप्यूटर्स में क्वांटम कंप्यूटिंग वर्ड बहुत चर्चा में है। क्वांटम कंप्यूटिंग है, एआई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। जो आईसीटी में पढ़ा रखे हैं वही टॉपिक्स है जो आईसीटी में मैंने करा रखे हैं, आपको डिटेल में कराए हुए हैं। तो सिविल मैकेनिकल वाले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस कर लेना, आईसीटी को बाद में रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं वो आईसीटी को फोकस कर लेना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बाद में रखना। क्लियर है? वेटेज मेरा जो मानना है 9 तक क्वेश्चन मैं इससे मान रहा हूं, और लगभग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी 8 क्वेश्चन तक, 8 से 9 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 8 से 9 क्वेश्चन मान के चलो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी पर सीपीएम कई बार 17 से 25 तक का पेपर देखोगे, कई बार आ गया, एक दो बार छोड़ के काफी बार। तो पर सीपीएम, टेंडरिंग, प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट के जो फेजेस होते हैं, प्रोजेक्ट के जो फेजेस होते हैं, किस फेज में क्या काम किया जाता है, ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है और हर बार क्वेश्चन आया है। प्रोजेक्ट के जो अलग अलग फेजेस होते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, जो जो फेजेस है, किस फेज में क्या क्या काम किया जाता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बिल्कुल डिटेल में आपको कराया हुआ है, बताया भी था। नागराजन और हैरिसन बर्नेस, ये जो 2 किताब हमने इसमें फॉलो की थी, उससे मैंने बताया था आपको, ये बताई थी ना किताब कौन सी थी, नागराजन सोर्स हमने लिया था, एक किताब और, हाँ वही हैरिसन बर्नेस वही थी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो स्टेजेस थे अलग अलग, वो सब हमने इसमें नोट्स में आपको कवर करा रखा है। जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, बिल्कुल प्रॉपर लिखवाए हुए हैं। तो जो प्रोजेक्ट के स्टेजेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार क्वेश्चन आ रहा है उसमें से, एग्जीक्यूशन फेज, प्लानिंग फेज, ये सब बार बार पूछ रहा है, तो हर बार वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं और वो नोट्स का पार्ट है। नागराजन अच्छी किताब मानी जाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, थ्योरी भी उसी से बनी हुई है नोट्स में, तो वो उसमें यहाँ वहां भटकना नहीं है, प्रॉपर तरीके से वो बना हुआ है। ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ मान सकते हो, और इसमें प्रॉपर लेक्चर और नोट्स बने हुए हैं। फिर इसमें एक टीचर से न्यूमेरिकल भी हमने करवाए थे कि अगर न्यूमेरिकल आ गए तो भी क्या करना है। तो अच्छा खासा कवरेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है। पहले मैं बता देता हूँ, फिर आरोहन के फोल्डर में क्या क्या है वो डिस्कस करता हूँ। तो ये हो गए आपके 5 सब्जेक्ट, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। अब अगला सब्जेक्ट आता है मैकेनिकल और सिविल वाले जो स्टूडेंट हैं, इसके बाद उनको जो ठीक लगेगा सब्जेक्ट, यही ऑप्शन बचता है स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी। स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का पार्ट, इंडस्ट्रियल जो पढ़ते थे सब्जेक्ट उसी का हिस्सा है। तो इसमें 6 सिग्मा, टीक्यूएम, टीपीएम, अच्छा एक टॉपिक परेटो प्रिंसिपल, ये भी मुझे लग रहा है पूछ सकता है ये। तो 6 सिग्मा, टीक्यूएम, टीपीएम, परेटो प्रिंसिपल, ये सब एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएसओ के जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, कौन सा स्टैंडर्ड किस चीज के बारे में डील करता है, ये सब क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी। 6 सिग्मा के ऊपर एक पीडीएफ मैंने खुद अलग से बना के आपको दी हुई है, एक पीडीएफ मैंने खुद से बना के दी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है ये टॉपिक 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा, टीक्यूएम, टीपीएम, आईएसओ, परेटो प्रिंसिपल, ये सब एरिया बड़े इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड क्वालिटी में। तो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी में इसमें भी लगभग वही 8-9 क्वेश्चन के आसपास। देखो होगा क्या, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन कम आए तो स्टैंडर्ड क्वालिटी बढ़ जाएगा। सब्जेक्ट का नेचर इस तरह का है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर उसमें वेटेज कम हो गया तो इसमें बढ़ जाएगा, यहां कम हुआ तो उसमें बढ़ जाएगा। दोनों मिलाकर मैं आपको अगर बताऊं, दोनों मिलाकर आप मान के चलिए 20 और ये 36 से 38 नंबर का होगा, ये दोनों मिलाकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलाकर 36 से 38 नंबर का। और सबसे ज्यादा परेशान जो टॉपिक करते हैं उनमें ये दोनों हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने टर्म भी नहीं सुने होंगे कभी, जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि सर इसमें तो 50% ही बन जाए, बड़ी बात है। तो ये वाला जो एरिया है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैथ्स एप्टी 50 नंबर का अगर आया, 40 नंबर तक पेपर करने लायक है वो क्वेश्चन, कि 50 में से 40 तक भी आप ला सकते हो। एथिक्स और एनवायरनमेंट मिला के अगर मान लो 36 नंबर का आया, तो मैं कह सकता हूं कि 36 नंबर का मतलब होगा 18 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन की गारंटी नहीं बोल सकते, 12-13 क्वेश्चन क्लास के मिल जाते हैं। अगर 36 नंबर का आ गया, 18 क्वेश्चन आ गए, तो 12-13 क्वेश्चन आपको एनवायरनमेंट एथिक्स क्लास से मिल जाता है। ठीक है, आईसीटी में मैंने आपको कहा अगर 9 क्वेश्चन आए तो 4 तक कॉपी से मिल पाएंगे, बाकी आपको समझ ही नहीं आएगा क्या पूछ रहा है वो। हर सब्जेक्ट के लिए मैं एक एक करके बता रहा हूं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी दोनों मिलाकर सिविल मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं 50% कर लें तो बड़ी बात है।
दोनों मिलाकर मैं और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलाकर सिविल मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट 50% अगर इसमें स्कोर कर लेते हैं, अच्छा स्कोर है, बुरा नहीं है। तो आप खुद ही ऐड करते जाना कितना स्कोर तक बन सकता है। जनरल पेपर अगर रहता है, नॉर्मल ट्रेंड पे अगर पेपर रहता है, तो मैथ्स में मैं कह रहा हूं 50 में 40 तक आप बना के आ सकते हैं। ठीक स्टूडेंट जो है 36 मान लो। एनवायरमेंट और एथिक्स मिलाकर 38 नंबर का या 36 नंबर का अगर आता है, मैं कहता हूं चलो 22 मान लो आप। आईसीटी में 4 क्वेश्चन अगर मैं मानता हूं 8 नंबर मानिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्टैंडर्ड क्वालिटी अगर दोनों मिलाकर ये 38 नंबर का भी आया और 50% 18 नंबर बनते हैं, मैं और 2 नंबर कम करके 16 नंबर कहता हूं। चलो 16 नंबर ही अगर बन पाए तो ये आपके कितने सब्जेक्ट हो गए? 2 4 6 7 सब्जेक्ट हो गए आईसीटी को लेकर। आईसीटी को लेकर तो 2 4 6 7 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं 3 सब्जेक्ट और अभी, तो ये 6 हो गए। अब आईसीटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले जो बच्चे हैं, उन्होंने आईसीटी को ऊपर रखा था, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कर दें, उसके बाद स्टैंडर्ड क्वालिटी को कर दें। सिविल मैकेनिकल वाले जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद स्टैंडर्ड क्वालिटी करें, उसके बाद चाहे तो मटेरियल साइंस को करें चाहे आईसीटी करें, जो उनको ठीक लगता है। मटेरियल साइंस को रख दें तो भी ठीक है, आईसीटी को उसके बाद कर दें। मैं चलो अभी लिख दे रहा हूं, ब्रांच वाइज बोल दे रहा हूं मैं। पहले मैं मार्क्स का अंदाजा बताऊं आपको। अब इसके बाद सब्जेक्ट आपका मटेरियल साइंस, ध्यान से सुनना सारी चीजें। प्लानिंग अब 1 महीना क्या करना है इससे अंदाजा लगेगा। मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस लगभग 9 तक क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन, तकरीबन 18 नंबर का, लगभग 18 नंबर का। अब इसमें भी 3 पार्ट है मटेरियल साइंस। प्रॉब्लम ये है क्योंकि 3 ब्रांच को मिलाकर है, इसमें एक हिस्सा तो है ईसी इलेक्ट्रिकल का, जिसमें आपसे सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, फर्मी लेवल क्या होता है, ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट क्या होता है, उसके अलावा डोपिंग किसमें किस तरह की जाती है, इम्प्योरिटी वगैरह जो होता है। तो ईसी इलेक्ट्रिकल वाला एक तो आपका मटेरियल साइंस ये हो गया। फिर एक मैकेनिकल का पोर्शन, हिस्ट्रीसिस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं। एक इसमें क्रिस्टल का क्वेश्चन आ जाता है, ये मैकेनिकल का पार्ट हो गया। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, या इसी में पढ़ते हैं हॉल इफेक्ट क्या होता है, तो हॉल इफेक्ट है। या आपका ये क्वेश्चन डिफेक्ट का भी आया था ना, शॉर्टकट डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। तो ईसी इलेक्ट्रिकल की तरफ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और मैकेनिकल से भी बन रहे हैं। पर इसमें एक चीज क्या है कि जो जिसकी ब्रांच है, मान लो मैकेनिकल वाला जो मटेरियल साइंस पढ़ता है इतना पार्ट उसका तैयार होता है, ईसी इलेक्ट्रिकल वाला अपना जो मटेरियल साइंस पढ़ता है उतना उसका तैयार रहता है। तो इसका मतलब 50% एरिया इसका हम मान के चलें किसी ब्रांच से मैच कर जाए। मान लो हम भाई एनालिसिस तो ये कर सकते हैं ना, 18 नंबर का आया, 9 क्वेश्चन आए, मान लो 9 क्वेश्चन आए, 9 में से भी ज्यादा क्वेश्चन मान लो मैकेनिकल साइड से आए, 4 इसके, तो मैं मान लेता हूं कि 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल साइड से पूछेगा, 5 मैकेनिकल से पूछेगा, और अगर 10 क्वेश्चन आए तो सिविल का कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, सीमेंट का कंपोजिशन बताओ, फ्लाई ऐश का कंपोजिशन बताओ। क्योंकि मटेरियल साइंस इन जनरल पूछ रहा है जो बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे आप, ये मटेरियल साइंस टेक्निकल का नहीं है, जो बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, जनरल जो इंजीनियरिंग का पार्ट होता था, जनरल सारी ब्रांच का कॉमन। तो ईसी इलेक्ट्रिकल का अगर 10 क्वेश्चन आए तो 4 इसके, 5 इसके, 1 इसके। मैं मान के चलता हूं कि इसमें केवल ईसी वाला ईसी का पार्ट पढ़ के गया, मान लो मैकेनिकल नहीं पढ़ के गया, तो 4 क्वेश्चन आए तो 2-3 वो बना पाए, जैसे हॉल इफेक्ट है, सेमीकंडक्टर है, और ये क्वेश्चन आसान आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मैकेनिकल वाले के लिए भी है, सिविल के लिए भी है। तो जो ईसी का क्वेश्चन आएगा वो ईसी को आसान पड़ेगा, मैकेनिकल वाला पार्ट मैकेनिकल को आसान पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप तो बड़ी आसानी से बता दे रहे हैं, पेपर आता है तो दिमाग खराब हो जाता है। जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला, सेमीकंडक्टर मटेरियल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डोपिंग किसमें कौन सी की जाती है, फर्मी लेवल, हॉल इफेक्ट, ये आपके आए हुए क्वेश्चन है। शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये ईसी वाले पैर से टिक कर देंगे, इतने सिंपल क्वेश्चन है। उनके टेक्निकल लेवल पे क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और ये आए हुए हैं ईएस में। उसी प्रकार मैकेनिकल के कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए हिस्ट्रीसिस वगैरह का, तो मैकेनिकल को आसान पड़ जाएगा, या क्रिस्टल का क्वेश्चन आ जाए वो मैकेनिकल को आसान पड़ जाएगा। हिस्ट्रीसिस वाला इसी वालों ने भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट कुल मिला के ये है कहने का कि मटेरियल साइंस में 50% क्वेश्चन, सिविल वालों के लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें। मटेरियल साइंस में सिविल वालों को ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिविल का इक्का दुक्का क्वेश्चन, सीमेंट आ जाए, फ्लाई ऐश आ जाए, कोई कंपोजिशन पूछ ले मटेरियल का,
तो अलग बात है, इक्का दुक्का क्वेश्चन। मेजॉरिटी क्वेश्चन मटेरियल साइंस इन ब्रांच के हैं, ठीक है। तो सिविल वाले इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि मैं इसको ज्यादा टाइम दूं कि नहीं दूं। सिविल वालों को ये टफ इसलिए पड़ता है क्योंकि सिविल का जो मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह पढ़ते हैं, वहां से कोई ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं, इक्का दुक्का क्वेश्चन दिखेगा, मेजोरिटी ये इन्हीं का है, ठीक है। तो पहले ही हम एक एक सब्जेक्ट पर डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके हिसाब से प्रायोरिटी बनानी है। मैं चलो अभी लिख भी दूंगा साइड में। तो इसमें मटेरियल साइंस में मान के चलता हूं, अगर 10 क्वेश्चन आए, 50% किसी ब्रांच का अगर है कि मान लो 10 में से 5 अगर इसी का है या मैकेनिकल का है, 3 क्वेश्चन तक मान लें, 3 से 4 क्वेश्चन कि अपनी ब्रांच का 3 बना लिए, दूसरी ब्रांच का 1 बना लिए, 8 नंबर तक यहां से आ गए। क्योंकि मटेरियल साइंस पूरा का पूरा एक ही ब्रांच वाला कर ले, इसमें दिक्कत है। मैकेनिकल वाला पूरा का पूरा मटेरियल साइंस कर ले और क्वेश्चन मिक्स आए हों, डिफिकल्ट है ये बात, ठीक है। तो मैं 10 में से 4 तक क्वेश्चन मान के चल रहा हूं कि इसी वाला कर पाएगा, मैकेनिकल वाला कर पाएगा। सिविल वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है ये। अब उन्होंने मटेरियल साइंस मेहनत से पढ़ रखा है, इंस्टीट्यूट में बढ़िया कराया गया, पूरा पढ़ के जाए, तो जितना कंफर्टेबल इसी मैकेनिकल वाला होगा इन टॉपिक्स में, उतना सिविल वाला तो नहीं होगा, ठीक। 8 नंबर इसमें आ सकते हैं। इसके बाद आपका बचता है सेफ्टी डिजाइन एंड ड्राइंग। सेफ्टी डिजाइन एंड ड्राइंग, देखो ये जो एरिया है, कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कभी कुछ भी नहीं आ रहा। ये बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है ये एरिया। तो कभी कभी क्वेश्चन बन रहे हैं, कभी बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, 4 क्वेश्चन आए, 3 सेफ्टी के आए, 1 ड्राइंग का आया। एक बार क्या हुआ, 6 क्वेश्चन ड्राइंग के आ गए, 1 सेफ्टी 1 डिजाइन आ गया। तो ये बहुत तेज वेरी कर रहा है। अब इसमें सेफ्टी वाला पोर्शन मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक से कराया हुआ है, प्लस ड्राइंग का भी अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल है आरोहन पे, वो भी इशू नहीं। तो डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी मैं मान के चलता हूं 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। सेफ्टी आसान होते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई सेफ्टी इन जनरल सबको पता है कि इमरजेंसी हो जाए, कहीं आग लग जाए, क्या इसमें से ऑप्शन होना चाहिए, उस स्थिति में क्या करें। ये जनरल क्वेश्चन है, उस सिचुएशन में आप खुद को रख के देखोगे, समझ आ जाएगा। सेफ्टी मैंने पढ़ाया भी, पीडीएफ भी इसका बना के दे दिया। तो अगर इसमें 2 क्वेश्चन सेफ्टी आ गए या 3 आ गए तो 2 बन जाएंगे, 1 मान लो ट्रिकी होगा। ड्राइंग के अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल है, ड्राइंग में 1-2 क्वेश्चन नहीं, मेजॉरिटी आपके बन जाते हैं। तो 7-8, अगर 8 क्वेश्चन यहां से आए तो मैं मानता हूं कि मान लो 3 नहीं बनेंगे या 4 नहीं बनेंगे, 8 में से 50% ही अगर करें तो भी 8 नंबर का। 8 क्वेश्चन अगर आते हैं, 4 ही बनेंगे, तो लगभग 8 नंबर यहां से हो सकता है। इसके बाद एक सब्जेक्ट आपका बच रहा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स लिख तो देते हैं ये, पर ये इसमें पूछते जीके भी हैं, इकोनॉमी भी हैं, करंट अफेयर्स भी हैं, कोई इसका बार नहीं लगा हुआ है, कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, कुछ भी पूछते हैं। मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम करा रहा हूं। और एक बात, करंट अफेयर जो बच्चा आरोहन पे पढ़ रहा है, आरोहन पे एनरोल्ड है, उसको यहां वहां एनुअल मैगजीन, यूट्यूब पे डेली किसी के लेक्चर जरूरत नहीं है। अगर ये आया तो तुम्हारी क्लास से आएगा, नहीं आया तो कहीं से नहीं बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछली बार करंट अफेयर लोगों को लग रहा था दिक्कत, आरोहन से क्वेश्चन करंट अफेयर बने थे। पर बात यही है कि आरोहन पे जितना कवरेज है वही तो पहले कर लो। कोई कह रहा है यूट्यूब पे रेगुलर करेगा, अरे भाई यूट्यूब पे रेगुलर करोगे और आरोहन के लेक्चर तुमसे हो नहीं पा रहे। आरोहन पे मैं महीने में 3-4 लेक्चर करंट अफेयर कराता हूँ, पूरा महीने का कवर हो जाता है। यूट्यूब पे डेली कर लोगे, पर महीने के 4 लेक्चर यूट्यूब ये आरोहन के नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आरोहन पे लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर मैंने दिया हुआ है, स्टैटिक जीके भी पूरा कराया हुआ है। तो करंट अफेयर आरोहन वाला अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके अलावा वहां से नहीं आया तो कहीं से नहीं आएगा। आपको बिल्कुल ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कोई किसी की एनुअल मैगजीन नहीं पढ़ी थी या मैंने कोई यूट्यूब नहीं देखा था। मत देखो, आया तो तुम्हारी क्लास से आ जाएगा, नहीं आया तो कहीं से नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर कट बात है। पुराने पेपर भी सॉल्व करवाए, मैंने बताया भी था क्लास से कितने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो करंट अफेयर को लेकर यहां मत भागना। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं भाई, करंट अफेयर इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 14-15 साल तो हो ही गए, तो मैं बता रहा हूँ जो करंट अफेयर क्लास से आया तो ठीक, आरोहन से आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर कहीं से परेशान नहीं होना, फिर वो कहीं से बनेगा नहीं। कंपटीशन रिलेटिव है। तो करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन बढ़ भी सकती है संख्या, 10 से 12 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मैं इसमें जो आपसे कहूंगा 50% क्वेश्चन आपको क्लास से मिल जाएंगे। मैं 50% दावा कह रहा हूं इस बात को कि अगर मान लो 12 क्वेश्चन आए तो 6 आपको क्लास से मिल जाएंगे, 5-6 की गारंटी नहीं है। पहले भी देखो, नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन आया हुआ है, एबल प्राइज पे क्वेश्चन आया हुआ है, WTO पे क्वेश्चन आया हुआ है,
सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया वो क्वेश्चन आया हुआ है, ओलंपिक फ्लेम क्वेश्चन आया हुआ है ना, हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है जो नए नए फ्यूल चर्चा में है, इनजेन्युटी हेलीकॉप्टर पे क्वेश्चन आया था, अटल टनल पे आया था। ये टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ कि अब मान लो यूट्यूब पे सेशन जाएगा, कोई कहेगा अरे करंट अफेयर में क्वेश्चन नहीं मिले। ये जितने टॉपिक बोल रहा हूँ ये तो मुझे एक सांस में याद आ रहे हैं जो कराए हुए थे क्वेश्चन, ईएस में आए हुए हैं और क्लास में करा के भेजे हुए हैं। और फिर बात वही है, क्लास की नहीं, पेपर होगा, डिस्कस करूंगा, अरे सर ये कब आया था, फिर मैं पीडीएफ ओपन करके दिखाऊंगा, देखो ये रहा। लास्ट टाइम भी पेपर के बाद मैंने पीडीएफ से चेक कराया था, देखो क्लास का लाइन लिखी हुई है, ये क्वेश्चन है। और जब रैंक 1 खुद ही कह रहे हैं कि यार आरोहन से कर लो जीएस, सब कवरेज है वहां पर, तो फिर वो बात भी खत्म हो गई डिस्कशन। पेपर के बाद पीडीएफ से मैच भी कराया था मैंने, यहाँ क्लास में देखो कवर है कि नहीं है। अब 100+ सिलेक्शन अगर आरोहन के जा रहे हैं ओवरऑल में, तो फिर तो ये दिक्कत ही नहीं है। हर कोई एक बात तो कह ही रहा है कि भाई ईएससी जीएस के मामले में आरोहन बेस्ट है, यहाँ में भटकने की बात नहीं, पर बात वही उतना हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो यहाँ मैं 50% मान के चलता हूँ, अगर 10 क्वेश्चन आए तो मैं मान रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन क्लास के आ जाएंगे उतना पढ़ने के बाद भी, और ये आपका 10 नंबर का बनता है। अब इतने नंबर आप जोड़ लो, कितने नंबर तक आप स्कोर कर सकते हो ठीक ठाक अगर पेपर रहता है तो, ये आप ऐड कर लो, उतना स्कोर जीएस में लाया जा सकता है। कितना बन रहा है, 80+ ही बन रहा होगा। 36, 22, 50, 58, 66, 66 में 16 और जोड़ लो, 76, 6, 82, 8, 90, 98, 108। तो लगभग जो स्कोर बच्चे कर रहे थे इस बार जो सिलेक्शन है आरोहण पे, इसी के आसपास देखो मार्क्स, ज्यादा बच्चों के जो मार्क्स थे वो 108, 111, 112 इसी के आसपास थे। ज्यादा बच्चों ने जो स्कोर भेजा था, जो हाईएस्ट है आरोहण पे वो 130, 132 के आसपास था। पर बाकी जो 100 सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, मेजोरिटी जो स्कोर था बच्चों का 104, 108, 112, जो सिलेक्शन के बाद स्कोर भेजा भी है उन्होंने, वो लगभग इसी के आसपास जा रहा था। तो मैंने आपसे कितना कहा, मैंने आपसे कहा कि मान लो कुछ गलत भी करोगे और नेगेटिव करोगे, आंसर मिसमैच भी करेंगे यूपीएससी के, आप सही लगा के आए होगे, कहीं कहीं इंस्टीट्यूट का आंसर गलत होगा, कहीं यूपीएससी का गलत होगा, और 10 नंबर माइनस कर लो, कितना बन गया 98। और काट छाट करनी है थोड़ी बहुत कर लो, 86 तक अगर कोई कर रहा है तो अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो एवरेज स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर रहा है ठीक ठाक जो स्थिति में कर रहा है, कम गलतियां करेगा, नेगेटिव कम करेगा, 108 तक लाया जा सकता है एक एवरेज तैयारी पर। ये मैंने टॉपर नंबर रैंक 1 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक एवरेज तैयारी से सब्जेक्ट में इतनी काटछाट भी कर दी जाए तो इतना स्कोर लाया जा सकता है। पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैथ्स एप्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, 36 नंबर अगर वहां स्कोर कर रहा है तो। अब गड़बड़ कहां हो जाएगा, इस एरिया में लैग कर जाएंगे तो यही स्कोर आपका 100 के नीचे चला जाएगा। कुछ निगेटिव भी थोड़ा बहुत तुक्के भी लगाओगे वो भी माइनस होंगे इसमें से। ये तो मैंने बताया कितना सही करके आ रहे हो। अब जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और निगेटिव हुआ वो माइनस होगा, कुछ में आंसर मिसमैच होंगे यूपीएससी के या इंस्टीट्यूट के, वो माइनस होगा। ये 36 बता रहा हूं मैं सेफ्टी मिला के, कुछ लोग इतना भी नहीं कर पाएंगे। तो 86 के आसपास लोअर साइड में अगर कोई जस्ट बाउंड्री क्रॉस करना चाह रहा है कट ऑफ के लिए, तो 86 नॉन टेक में अगर वो ला रहा है तो जीएस में सेफ स्कोर है। मान लो टेक्निकल कोई बहुत अच्छा है, जीएस में उतना अच्छा नहीं है, तो यदि वो 86 तक भी लोअर साइड में ले आएगा तो स्कोर ठीक माना जाएगा। समझाना मैं ये चाह रहा हूं। टेक्निकल किसी का, कई बच्चे ऐसे हैं जैसे टेक्निकल बहुत अच्छा है, जीएस में हाथ पैर फूल रहे हैं, तो 86 लोअर साइड में अगर वहां तक जीएस में कट सब काट कूट के बन जाए तो नॉन टेक से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, फिर टेक्निकल आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है भाई, किसी को लग रहा है कि सर टेक्निकल तो मैं कवर कर रहा हूं, अच्छा जीएस से दिक्कत है, तो 86 तक जीएस में पहुंच जाओ तो टेक्निकल से फिर कवर कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। पर एक एवरेज स्टूडेंट ठीक ठाक तैयारी से इतने तक जा सकता है अगर पेपर नॉर्मल ट्रेंड पर रहे। मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर की तरह नहीं कि 50 नंबर लाना आफत थी, ये इन जनरल जैसा पेपर आ रहा है वैसे बात कर रहा हूं मैं। और इसी तरह से पेपर बनना भी चाहिए, टफ भी बनाओगे तो 50% पेपर मान लो वो कर लो, रैंडम कर दो, पेपर कुछ करने लायक होना भी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं ब्रांच वाइज, देखो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। मैकेनिकल वाले जो हैं, मैथ्स, एप्टी, एथिक्स, एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, मटेरियल साइंस में अगर ईसी वाला पार्ट समझ नहीं आए तो कम से कम मैकेनिकल पार्ट को जरूर कर लो। ईसी वाला पार्ट अगर समझ नहीं आए तो मैकेनिकल वाले पोर्शन को जरूर तैयार कर लो और उसको अच्छे से कर लो, क्योंकि वो टेक्निकल में भी आप पढ़ते हो। अगर ईसी वाला समझ आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर नहीं समझ आया ईसी वाला तो कम से कम मैकेनिकल पार्ट कर लेना। तो मटेरियल साइंस के जितने क्वेश्चन आएंगे तो लगभग 40-50% आपकी ब्रांच के अगर आ गए तो दो तीन क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर लोगे इसमें, ठीक है। और ईसी वाला अगर मान लो समझ नहीं आया तो कम से कम बेसिक डेफिनेशन जो है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, किसमें कौन सी डोपिंग की जाती है, फर्मी लेवल क्या होता है, हॉल इफेक्ट क्या है, कम से कम जो आए हुए हैं टॉपिक वो तो देख सकते हो। फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आ चुका है 2 बार, तो कम से कम वो एरिया 17 से 25 तक में जो आए हैं कम से कम वो तो देख ही लो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन वाले जो क्वेश्चन आए हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ईसी में हाई फाई वाला कर लो, और जो ईसी में बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है, जो ईसी वाले पैर से टिक करते हैं, तो कम से कम एक बार रीड कर लोगे तो बन जाएगा। बहुत हाई फाई में मत जाओ आप, भाई टाइम उतना नहीं है, क्योंकि कहना आसान है, ये भी कर लो वो भी कर लो, स्टूडेंट के लिए टफ है। तो मैं कह रहा हूं ईसी वाला मान लो किसी को लग रहा है बहुत टफ है सर मेरे से नहीं बन रहा, जो बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक है 17 से 25 के बीच आए, कम से कम उन टॉपिक को रीड कर लो, उन टॉपिक को तैयार कर लो, अगर उस पर से आया तो बन जाएगा, एक आध क्वेश्चन बढ़ जाएगा, ठीक। 3, 6, 2, 8। इसके बाद अब डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी भी कर सकते हो, करंट अफेयर भी कर सकते हो। करंट अफेयर आपको थोड़ा वास्ट पड़ता है, थोड़ा वास्ट एरिया है, पर वेटेज उसका 8-10 से ऊपर क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो यहाँ चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ये अपने हिसाब से देख लेना, इंटरेस्ट के हिसाब से, सेफ्टी डिजाइन ड्राइंग, इसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में भी फोल्डर मैंने इस तरह से सेग्रीगेट कर दिया है कि करंट अफेयर में 2025 का फोल्डर मैंने अलग कर दिया है। करंट अफेयर जो आरोहण पे कराया है 2025 का फोल्डर अलग से कर दिया है, और स्टैटिक जीके प्लस 2024 का जो है वो अलग फोल्डर में कर दिया है। तो 25 का तो पहले कर लेना, टाइम के हिसाब से 25 वाला पहले कर लेना, और इसमें भी फरवरी में पेपर है, दिसंबर तक का डाटा आएगा। दिसंबर तक का डाटा मतलब का है दिसंबर तक का करंट अफेयर आएगा, तो दिसंबर तक का लगभग सब करा दिया है मैंने, केवल एक क्लास ऐड करनी है, एक क्लास ऐड करनी है 15 तारीख से पहले पहले, वो भी हो जाएगा। तो करंट अफेयर में केवल एक लेक्चर ऐड होना है दिसंबर का डाटा में, बाकी ये कंप्लीट है मेरे एंड से। तो करंट अफेयर 2025 का फोल्डर अलग कर दिया है, स्टैटिक जीके 24 अलग कर दिया है। इसमें आपके गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में रहेंगे, गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम का ही कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसमें, और स्कीम प्रोग्राम क्लास से ही रहेगा, बस वही टाइम उतना दे पाए देख पाए कि नहीं, क्योंकि ईएस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरोहण पे मान लो पहले से जुड़े हैं, तो इतने समय से लेक्चर पढ़े हैं, काफी लोगों ने देखे होंगे। स्कीम प्रोग्राम से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, पूछेगा, यूपीएससी जरूर पूछता है, ठीक है। ये हो गया मैकेनिकल के लिए। यहीं बगल में सिविल का भी लिख देते हैं। सिविल के लिए देखो, इसमें आईसीटी कहां गया, आईसीटी नहीं लिखा। मैकेनिकल के लिए कितने 9 ही हुए ना अभी, ये मैथ्स, एप्टी, एथिक्स, एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 3, 6, 7, मटेरियल साइंस के बाद फिर आईसीटी, क्योंकि मटेरियल साइंस मैकेनिकल का जो पोर्शन है उनको आसान पड़ता है, इसके बाद आईसीटी, उसके बाद डिजाइन ड्राइंग, फिर करंट अफेयर्स। मैकेनिकल वालों के लिए मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मैथ्स, एप्टी, एथिक्स, एनवायरनमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट एग्जाम में आते हैं और बनते हैं ऊपर वाले, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी, क्योंकि ये भी दोनों मैकेनिकल के लिए आसान पड़ेगा। मटेरियल साइंस उसके बाद, फिर आईसीटी, फिर ये। अब मुझे ये बताओ मैकेनिकल वाले स्टूडेंट, ये बताइए मैथ्स में आपको भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भाई कुछ आता हो ना आता हो मैथ्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एप्टी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एथिक्स मैंने ही कराया, छोटा सब्जेक्ट है। हाँ इन्वायरमेंट आपको थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, पर क्योंकि मैंने पढ़ाया उसमें आपको परेशानी कहीं भी समझने में नहीं आई होगी। ये 2 सब्जेक्ट जो हैं आपकी ब्रांच से ही कनेक्ट होते हैं, ये दोनों। अगर मैकेनिकल वाले और सिविल वाले से दोनों नहीं बन रहे हैं तो बाकियों से तो दिक्कत होगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ये मैकेनिकल सिविल वालों को ज्यादा हेल्प कर रहा है। मटेरियल साइंस में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इसी वाला पार्ट ज्यादा कर पाओगे, पर मैकेनिकल वाला पोर्शन आप कर सकते हो।
मैकेनिकल वाला पोर्शन आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी सिविल मैकेनिकल वालों को ड्राइंग आसान पड़ता है, ईसी वालों को टफ लगता है। तो अगर मैं सिलेक्टेड टॉपिक्स भी निकालूं तो मैकेनिकल सिविल के लिए कई सारे एरियाज हैं जिनको इजी पढ़ने चाहिए। यहां पे भी देखो मैथ्स, यहां पर भी टॉप प्रायोरिटी मैथ्स रहेगा, फिर एफटी, एथिक्स, इन्वायरमेंट, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी थोड़ा मैकेनिकल की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को रखो, ये आपको आसान पड़ता है। तो 5 तो यही हो गए। इसके बाद आप करना चाहें जो सिविल वाले हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आप पढ़ते हैं, आपको लग रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग पे कमांड है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को रख लो, या स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी को रखना है तो उसको रख लो। इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आपको लग रहा है कि भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग तो हम पढ़ते ही हैं, वो हमें आसान पड़ेगा, तो चाहे उसको रख लो चाहे स्टैंडर्ड क्वालिटी को रख लो। तो सिविल वालों के लिए ये 6 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आपको जो आसान पड़ेगा उसके बाद आप रख सकते हैं डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी को। डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी ये सिविल वालों के यहां पे रख सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज पिछली बार के मुकाबले किया है मैंने, डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी को इसलिए कि ड्राइंग सिविल को आसान पड़ता है। तो 3, 6, 7 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद फिर मटेरियल साइंस, आईसीटी आपको बिल्कुल ही अलग लगेगा नेचर उसका सब्जेक्ट का, आईसीटी एकदम ही अलग है। उसके बाद करंट अफेयर्स, सिविल वाले ये प्रायोरिटी रख सकते हैं। क्लियर है? मैथ्स, एफटी, एथिक्स, एनवायरनमेंट, ये दोनों सब्जेक्ट जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज्यादा आसान पड़ेगा, इसमें ड्राइंग आपको इजी पड़ेगा। और ये तीनों जो है, क्योंकि मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इसी का पार्ट ज्यादा आता है एग्जाम में, आप इसको यहां रखो, फिर आईसीटी, फिर करंट। अगर कोई पढ़ चुका है अच्छी तरीके से, कमांड कर चुका है तो अच्छी बात है, नहीं तो जिनकी तैयारी नहीं भी है कम से कम ये देख सकते हैं। जो पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट ये वाले उनको तो कोई दिक्कत नहीं, पर सिविल वाले हैं और अभी सर पढ़ा नहीं है तो प्रायोरिटी पे कहां पर रखूं, तब उनको बाद में रखो। अगर पढ़ लिया है फिर तो कोई बात ही नहीं है, नहीं पढ़ा हुआ है तो प्रायोरिटी में कहां पर रखना चाहिए, यहां रखना चाहिए। ईसी वालों के लिए आईसीटी ऊपर आ जाएगा। ये मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया। अब इसमें आ जाओ ईसी, ईसी इलेक्ट्रिकल, तो फिर एक ही तरह से लिखोगे, मैथ्स, एफटी, एथिक्स, एनवायरनमेंट। एथिक्स और एनवायरनमेंट पढ़ाता हूं मैं, इसलिए ऊपर नहीं रख रहा हूं, रख इसलिए रहा हूं कि जो पढ़ाया गया हर बार देख रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बन जाते हैं जो क्लास में कराया गया है। एथिक्स और एनवायरनमेंट में हर बार ये देखने में आया है कि जो पढ़ा के मैंने भेजा एग्जाम में आता है और बनता है। तो पहले तो ईएस के पेपर में यही चैलेंजिंग है कि जो पढ़ाया गया हो एग्जाम में टॉपिक नजर आए और एज इट इज लाइन लड़ जाए क्वेश्चन। आरोहन वाले में जो मेरे वाले नोट्स में आप देखोगे क्लासेस में, एज इट इज लाइन टू लाइन क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको आए हुए हैं जो, और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हो गए उसके बाद पढ़ाया गया, पढ़ाया पहले गया है। तो मैथ्स, एफटी, एथिक्स, एनवायरनमेंट, 2 सब्जेक्ट जो हैं ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पर। आरोहन जहां पर रोल प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट, एथिक्स, एनवायरनमेंट दोनों में आरोहन से क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। और अगर आरोहन से नहीं बनेगा तो फिर निश्चिंत रहना कहीं से नहीं बनेगा, मैं ये भी कह दूं। तो ईसी इलेक्ट्रिकल वाले 4 ये हो गया। ईसी वालों के लिए आईसीटी ये ठीक पड़ता है, ईसी वालों के लिए आईसीटी ठीक पड़ेगा। इसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी, मटेरियल साइंस में उनका अपना पोर्शन, मटेरियल साइंस में ही पहले अपना जो ईसी वाला पार्ट है वो कवर कर लें, ईसी वाला पोर्शन पहले कर लें। कितने हो गए, 3, 6, 2, 8 बचा डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर लास्ट में इसलिए लिख रहा हूं कि जितना पढ़ पाए उतना पढ़ लीजिए, उसमें कोई ये नहीं है कि मैं कह दूं भाई इतना कर लो उतना कर लो, जितना कर पाओ उतना कर लो, क्योंकि वास्ट एरिया है, लेक्चर ज्यादा है। मेरी तरफ से तो कंप्लीट रहेगा पर जितना आप कर सकें इसलिए उसको बाद में रख रहा हूं मैं। ईसी इलेक्ट्रिकल वाले ये अप्रोच रख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखो करना क्या है सर, अब हमारे पास जो टाइम बचा उसमें हम क्या करें। जो भी टाइम आप दे रहे हो, जो भी टाइम आप दे रहे हो, अब आपका 50% टाइम होना चाहिए रिवीजन के लिए, 50% टाइम रिवीजन के लिए, बाकी 50% टाइम जो है मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस, और बाकी जो टाइम आपका बच रहा है उसमें न्यू टॉपिक्स। पर न्यू टॉपिक अब ज्यादा टाइम मत लगाना, न्यू टॉपिक जितना पढ़ लियो काफी है। आरोहन पे भी 1 से 2 क्लास बस मैं ऐड करूंगा, क्योंकि जब रैंक 1 अगर
जितना पढ़ाया है उतने से बन रही है, तो और टॉपिक ऐड करने का मीनिंग नहीं है। 1 से 2 क्लास में और कराऊंगा, थोड़ा बहुत ऐड करूंगा, गिनती के कुछ टॉपिक्स, अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना है अपने ऊपर, थोड़े से टॉपिक ऐड कर दूंगा। और ये भी मैं ऐड कर दूंगा आपका, अभी थोड़ा सा आरएसपीसीबी की क्लास होनी है 15 से पहले पहले, जो भी मुझे ईएस वाले बैच में कराना है 15 से पहले पहले वाइंड अप कर दूंगा मैं। 2 से 3 सेशन लूंगा, 15 से पहले पहले जो फिनिशिंग है, एक आध टॉपिक जो जोड़ना 15 से पहले पहले कर दूंगा मैं। ठीक है, अपनी जो तैयारी है करते रहें, रिवीजन, क्वेश्चन, नए टॉपिक टेक्निक जो पढ़ रहे हैं, टेक्निकल नॉन टेक कुछ पढ़ रहे हैं, तो जो आपका बाकी एरिया, ये मैं आपको बता रहा हूं ओवरऑल अगर देखें, जो भी दिन में पूरा समय है तो रिवीजन करें टेक्निकल नॉन टेक जो पढ़ा, और बाकी 50% में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और नए टॉपिक टेक्निकल नॉन टेक जो पढ़ रहे हैं बाकी टाइम उसमें जाए। नए टॉपिक को बहुत समय नहीं, जितना पढ़ा है वो रिवाइज होना जरूरी है अभी, क्योंकि 1 महीना रिवीजन कोई बहुत टाइम नहीं है, रिवीजन जरूरी शुरू करना। तो जो पढ़ रखा है रिवीजन शुरू करो। अगर मेरे वीडियो लेक्चर रिवाइज कर रहे हो तो उसमें स्पीड बढ़ा के, वीडियो लेक्चर का स्पीड बढ़ा के उसको सुन लो कहानी की तरह, भूलेगा नहीं, याद रहेगा वो। एथिक्स जैसे छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चंस में भी पेपर में अप्रोच क्या रखनी है, देखो 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो हमें बहुत अच्छी तरह आता है, पूरा पेपर पलटे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिखे वो हम पहले कर लें, सबका वेटेज तो बराबर है, सबका वेटेज तो एक बराबर है, तो जो क्वेश्चन डायरेक्ट हमें आते हैं उनको पहले हम पलट के सॉल्व कर लें। एक तो उसमें गलती नहीं है और हमें सीधे सीधे पता है ये आंसर है। दूसरी बात, कितना ही आसान क्वेश्चन हो 2 बार रीड करना। कई बार लिखा रहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, या मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, 2 बार रीड जरूर करना है, चाहे कितना ही आसान क्वेश्चन क्यों ना आया हो। अब अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगा रहे होंगे तो ये हैबिट बनाइए, 2 बार रीड जरूर करना है। तो पहली बार पेपर पलटते जाइए, जो डायरेक्ट क्वेश्चन उनको पहले कर लो। आप ये देखोगे 100 में से मरे हालत में 25-30 क्वेश्चन जरूर होंगे जो सीधा सीधा आंसर पता है, उनमें गलती भी नहीं होगी, वो नंबर सेफ हो गए। दूसरी बार पेपर को पलटना है, कुछ क्वेश्चन थे कि लग रहा है सर ने बताया है, मुझे लग रहा है आंसर ए होगा, कंफ्यूज हो गए बी होगा, है ना। सेकंड नंबर पे आते हैं थोड़े से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा, रिकॉल करने की कोशिश करें सर ने क्या बताया था। तो जब सेकंड टाइप में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसमें करना आपको ये है, 80% से ऊपर श्योरिटी लग रही है तब तो उसको अटेम्प्ट करना, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सबसे खतरनाक चीज है। अगर 80% से ऊपर श्योरिटी लग रही है कि सर ये आंसर होना चाहिए, तब तो उसमें रिस्क लेना, नहीं तो उसको मत करना। और 80% अगर श्योरिटी लग भी रही है तो जो पहला थॉट दिमाग में आया है उसी को टिक कर देना। हालांकि तुक्का लगाना मैं नहीं कहता तुक्का लगाओ, पर कुछ कुछ क्वेश्चन में ट्रिक लगानी पड़ जाएगी, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हल्का सा भूल रहे हैं, लग रहा है पढ़ा है, सबको तो नहीं छोड़ सकते। 50-50% लग रहा है छोड़ दो, 80% तक लग रहा है ये आंसर होगा, उसको करना है। उसको भी क्या करना है कि सर ने एबल प्राइस बताया था, इसके लिए होता है जिस पर्सन को मिला उसका नाम थोड़ा सुना हुआ लग रहा है, पर ए बताया था कि बी बताया था, है ना, कि 2025 वाला लिख दिया एक, और ऑप्शन में धीरे से 2024 का भी लिख दिया उन्होंने, और आपको 25 वाला टिक करना है, पर 24 वाला भी पढ़ा हुआ लग रहा है। पहला थॉट दिमाग में आया उसी को टिक कर देना। कई बार क्या होता है, आंसर ए होगा, फिर दोबारा पढ़ा, अरे बी भी हो सकता है, फिर दिमाग में आ रहा है बी होगा कि ए होगा, फिर खिचड़ी बन गई, उलझ गए। पहला थॉट दिमाग में आया उसी के साथ जाओ। जब रिस्क लेना ही है कि ए होगा कि बी होगा, जो पहला थॉट दिमाग में आया उसी को टिक कर देना, मेजॉरिटी टाइम वही सही निकलता है। ठीक है, अब पेपर में आपने पहली बार पलटा, सिंपल वाले कर लिए, दूसरी बार पलटा, थोड़े बहुत तुक्के लगाने थे, 80% श्योर थे, वो भी कर लिया। अब पेपर में केवल वो सवाल बचे जो आपने कभी सुने भी नहीं थे। गड़बड़ होती है यहां कि हमने एक टॉपर को सुना था, उसने कहा कि मैंने लाइन से 10 क्वेश्चन में बी लगाया, मुझे लगा 4 सही हो जाएंगे, 6 गलत, तब भी प्लस में रहूंगा। ये सब नासा का साइंस नहीं लगाना है वहां पर, ये करना ही नहीं है। थर्ड वैरायटी क्वेश्चन केवल वो बचे हैं जो आपको पता ही नहीं है, उनको अटेम्प्ट नहीं करना। इतना ही अगर कर लोगे तो भी अपने ऊपर एहसान कर लोगे, आलतू फालतू नेगेटिव करके बाहर नहीं होगे। सबसे खतरनाक चीज जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट को बाहर कर देती है वो यही है। मालूम है ये क्वेश्चन नहीं पता, कभी नाम नहीं सुना, अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको, और 4 में से बहुत कम चांस है कि वो सही हो पाएगा, तो उसको निगेटिव कर करके बाहर हो जा रहे हैं कंपटीशन से। वो गलती नहीं करनी। सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर संयम रखेंगे। जो क्वेश्चन नहीं सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आता है वो कर लिया, और जो नहीं आता वो पता होना चाहिए।
अगर जिसको ये पता है ना कि ये मुझे नहीं आता, ये भी बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें पता नहीं आता छोड़ के चले आए, उसको अटेम्प्ट करके 1/3 नेगेटिव तो नहीं ले लिए ना। तो जो नहीं आता उसको नहीं करना, टेस्ट सीरीज से आदत डालो इस बात की। भाई आप क्या कर सकते थे पेपर में, जो आता है वो कर लिया, थोड़े बहुत तुक्के लगाने थे, 80% तक श्योरिटी थी वो भी कर लिया। अब तो पेपर में केवल वो बचा है जो कभी सुना ही नहीं है, उसको क्यों कर रहे हो। और हर बार पेपर के बाद इतने स्टूडेंट की क्वेरी आती है, ये भी अटेम्प्ट कर दिया, वो भी कर दिया, ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए कि किसी टॉपर ने बोला था 100 में से 80 करके आओगे तब कटकुटा के तुम्हारे इतने सही होंगे। अरे भाई ये सबके लिए ऑब्जेक्टिव बात थोड़ी है, ये तो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। फिक्स थोड़ी कोई नियम है कि 100 में से 80 करके आने हैं, क्या पता कोई 60 करके आए 55 सही हो जाए, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। पर इसी तरह के लॉजिक देते हैं, किसी टॉपर ने बताया 100 में से 80 करूंगा तब कट उठा के 50-55 आएंगे। अरे भाई बकवास बात, जो आता है वो अलग करो, जो नहीं आता वो पता होना चाहिए, जो नहीं आता उसको अलग कर दो, सब मत करो। क्योंकि नेगेटिव लाओगे फिर तुम्हारे सही नंबर में से नेगेटिव कटता कटता 10-20 नंबर कट जाएंगे, बाद में सर पकड़ के बैठ जाओगे इसी ने बाहर कर दिया। सबसे खतरनाक चीज नेगेटिव मार्किंग, उससे बचना है। फालतू में तुक्के लगा लगा के नेगेटिव नहीं करना, नहीं तो बहुत दुख होगा। 1.5 नंबर से रुक गए, 2 नंबर से रुक गए, फिर सोचोगे यार नेगेटिव क्यों कर दिया। टेस्ट सीरीज से आदत डालो, टेस्ट सीरीज के जब नंबर आए उसमें देखो नेगेटिव कितना किया है मैंने, उस नेगेटिव को ही धीरे धीरे कंट्रोल करो। देखो पेपर एक लेवल से ऊपर नहीं आ सकता, 100 के 100 क्वेश्चन किसी को नहीं आते पेपर में, मैं खुद बैठूंगा मेरे को भी नहीं आएंगे, कोई नहीं क्लेम कर सकता पूरे कर दे। पर बात यह है जितना हम पेपर में करके आए वो हमारी स्ट्रेंथ थी, उतने नंबर आए। अब उसमें से निगेटिव, अब हम एक लेवल से ऊपर पॉजिटिव नंबर नहीं ला सकते, पर दूसरा काम हम कर सकते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कि निगेटिव को कट करते जाए, निगेटिव कम होता जाए, तो प्लस के नंबर हमारे आए और निगेटिव को कट करते जाए ताकि नेट जो मार्क्स आए वो अच्छे रहे। दिक्कत क्या है, प्लस में अच्छे नंबर आए पर निगेटिव भी खूब कर दिया तो कट कुटा के नीचे पहुंच गए। जो लोग एक बार ऐसी देख चुके होंगे वो इस बात को बेहतर समझ पा रहे होंगे, अपना स्कोर कार्ड उठा के देखना, अच्छे खासे नंबर प्लस में थे और निगेटिव भी इतना कर दिए क्योंकि इस टॉपर ने कहा था कि 80 क्वेश्चन करके आना, उस चक्कर में निगेटिव भी ज्यादा कर दिए तो प्लस में बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन आ रहे थे, नंबर आए, फिर निगेटिव भी ज्यादा करके बहुत नीचे चले गए, 20-20 नंबर माइनस हो रहे हैं। तो उससे बचना है, निगेटिव को जब कम करोगे तो पॉजिटिव वाले को सेव करना है। तो दो बातें हैं, पॉजिटिव नंबर को बढ़ाना और उसको बचा के रखना कि उसको डिप्लीट करते करते माइनस करके खत्म नहीं कर देना। जो आपने जीवन भर कमाई इकट्ठी की, प्लस में नंबर लाए, माइनस कर करके उसमें कोई होल नहीं कर देना है कि नीचे से निकल जाए प्लस वाले मार्क्स, कि जो इकट्ठा किए झोली में उसमें छेद हो गया निकलते चले जा रहे रेत की तरह। प्लस वाले को बचा के रखना है, निगेटिव ज्यादा नहीं करना, निगेटिव ही खतरनाक है यहाँ पर। और जो सही स्टूडेंट बाहर होंगे, अपना लास्ट टाइम का स्कोर कार्ड चेक करना, निगेटिव ने बाहर किया है, प्लस में ठीक ठाक नंबर आ रहे थे, पिछली बार का पेपर ठीक आया था। ईएससी के आरोहण पे जो बैच हैं, ये ईएससी का फुल बैच कोर्स है, 10 सब्जेक्ट जिसमें पूरे पूरे कराए गए। इसमें मैंने लगभग चीजें सब है इसके अंदर, कहीं कुछ कमी है नहीं। देखो कंटेंट ऑप्शन पे गए, ईएससी 2025 का वीडियो है ये देखो, एक इसमें फोल्डर पड़ा हुआ है ईएससी का जो 25 वाला बैच है आरोहण का, उसमें भी ईएससी 26 वाला बैच, उसको भी जो नई चीजें भी ऐड हुई हैं उन बैचेस को दिया गया है। ईएससी पीवाईक्यू 17 से 25 तक के डिटेल डिस्कशन मैंने जो कराए थे, सारे पेपर सॉल्व कराए हैं जो 17 से 25 तक के। इन वीडियो डिस्कशन को जब आप देखोगे आपको हैबिट पड़ जाएगी, समझ आ जाएगा पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। 17 से 25 तक के पेपर बहुत बच्चों ने देखे नहीं है। अब मुझे बताओ, क्वेश्चंस के लिए भाग रहे हो यहां वहां, 17 से 25 तक में 8-9 साल के पेपर में 900 क्वेश्चन तो यही हो गए। मैथ सेफ्टी को हटा दोगे अगर, तब भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, तो पहले तो इतने मैंने कराए हुए हैं वीडियो में। तो 17 से 25 तक के पेपर सॉल्व जरूर करने हैं। यहीं से तुमको समझ आएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें डायरेक्ट नहीं पता पर एलिमिनेशन से बनता है। कई क्वेश्चन मैंने पेपर बताए हैं कि एलिमिनेशन से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। 17 या 18 वाले पेपर में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो एलिमिनेट होकर बन रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे थे। तो ये जरूर देख लेना क्योंकि मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं ये सारे पेपर, और इसमें आप समझ पाओगे हमारे 4-5 क्वेश्चन और कैसे बढ़ेंगे। जितना पेपर मुझे आता है 4-5 क्वेश्चन बढ़ाने हैं तो वो कैसे बढ़ता है, अटेम्प्ट का तरीका क्या रहेगा। तो 17 से 25 तक का पेपर जरूर लगाना है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ये मैंने वीडियो सॉल्व करा रखा है, ये वीडियो देखना है और उतने पेपर सॉल्व हो रखे हैं।
जो यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की है वो भी दे रखी है, जो मैंने सॉल्व करवाया है वो भी दिया हुआ है, और एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने, मेरा एरिया जितना है इसमें, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसी बार जो बच्चे सेलेक्ट हुए उन्होंने बताया मुझे कि सर आपने जो पेपर सॉल्व कराए थे उससे बड़ी हेल्प मिली, कुछ क्वेश्चन जो हमें एलिमिनेशन से बनाने थे उससे हमें बड़ी मदद मिली पेपर अटेम्प्ट करने में, कम से कम 5-5 क्वेश्चन का अंतर पड़ा। तो ये मैंने सॉल्व करवाए हुए पूरे के पूरे, इसको जरूर देखना है। उसके बाद और क्वेश्चन आपको चाहिए, किसी को लग रहा है सर ये मैं देख चुका हूं, अब और क्वेश्चन। आरोहन पे 2-2 बार के टेस्ट सीरीज, अननेसेसरी टेस्ट सीरीज और जोड़ के क्या फायदा, ये देखो 2025 की भी टेस्ट सीरीज, 24 की भी टेस्ट सीरीज, दोनों हमने दे रखी है। इतने सारे पेपर पड़े हैं और तुम कर कहां पाओगे इसके अलावा, ये बताओ। 15 फाइल 25 की पड़ी है, 15 फाइल 2024 की पड़ी है, इतने सारे क्वेश्चन है तो सही। टेस्ट सीरीज की आप बात कर रहे हो, टेस्ट सीरीज 25 की 24 की दोनों दे रखी है मैंने, इतने क्वेश्चन यहां प्रैक्टिस के। भाई करंट अफेयर ही तो बदलेगा, बाकी क्या बदलेगा, करंट अफेयर अपडेट हो जाएगा, बाकी तो नहीं स्टैटिक्स रेट बदलने वाले इसमें, मैथ सेफ्टी तो नहीं बदलेगा, इन्वायरमेंट एथिक्स तो नहीं बदलेंगे, आईसीटी तो नहीं बदलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के पड़े हुए हैं। इसके भी अलावा अपने सब्जेक्ट के फोल्डर में जाओगे, इन्वायरमेंट वगैरह में क्वेश्चन करवाए भी हुए हैं, पीडीएफ भी दी हुई है, आईसीटी वाले में भी क्वेश्चन की पीडीएफ पड़ी हुई है। तो कुछ नहीं तो मुझे लगता है 3000 से ऊपर क्वेश्चन है आपके कोर्स में, उसके अलावा क्वेश्चन कहां भागना है, यहां वहां क्वेश्चन क्या ढूंढ रहे हो, 3000 के ऊपर क्वेश्चन तो आपके फोल्डर में पड़े हुए हैं जो लगा सकते हो आप। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आरोहण पे कवरेज है, उसके बाद कहीं भटकना नहीं है, पर पढ़ो बस, कुल मिला के बात है पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। और 1-2 सेशन जो मुझे कराने हैं उसमें मुझे कुछ टॉपिक दिमाग में लग रहा है कि कुछ कुछ टॉपिक मैं ऐड करूं, वो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है 15 से पहले पहले। एक्चुअल में आरएसपीसीबी का एग्जाम थोड़ा पहले है, नहीं तो मैं पहले ईएस वाले में करवा देता। तो कंटेंट तो आपका पूरा कंप्लीट है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, करंट की एक क्लास ऐड होनी है, 15 से पहले पहले मैं 1-2 क्लास एडिशनल टॉपिक की ऐड कर दूंगा, जो थोड़े बहुत मैंने अपने से लिस्ट बनाई है वो ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। पर आप ये सारा कंप्लीट करो, ये बहुत कवरेज है, सब कुछ है। मैकेनिकल वालों के लिए टेक्निकल में मैकाट्रॉनिक्स आता है, वो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है इसमें। मैकाट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है, मैकेनिकल का आता है टेक्निकल में, वो हमने अपनी तरफ से करा दिया है इसमें। मैकाट्रॉनिक्स भी करा दिया है और रिन्यूएबल एनर्जी भी कराया है। मैकेनिकल वाले बच्चों की डिमांड थी कि मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स करवा दीजिए, टेक्निकल में आता है उनके। तो ईएस के फोल्डर में देखोगे, इसमें हमने मैकाट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी मैकेनिकल वालों को जो हेल्प करेगा वो भी करा दिया है, वो अपनी तरफ से हमने ईएस को दे दिया है, ईएस वाले बैच में, ठीक है। अब ये एग्जाम वगैरह से फ्री हो जाए तो अब नेक्स्ट ईयर कई नए बच्चे जो पूछ रहे हैं 27 वाला बैच, देखो 26 वाला बैच भी अगर आरोहण का कोई करता है कोई दिक्कत नहीं, 27 वाले के लिए मैं जो भी कुछ ऐड करूंगा इसके लिए भी रहेगा। 2026 का जो बैच आरोहण का है, 2027 के ईएस के लिए मैं जो भी इसमें ऐड करूंगा वो 26 वाले में भी सब ऐड होता रहेगा। तो कोई ज्वाइन करना चाहे 26 वाला कर सकता है, 27 तक के लिए भी अपडेट चलेगा इसमें। और 27 का जो बैच आएगा चाहे उसको करे, इसमें कंटेंट दोनों में सेम रहेगा। 27 का भी जो बैच आएगा ये कंटेंट उनके लिए भी रहेगा और उनका वो कंटेंट इसमें भी रहेगा, दोनों में कॉमन रहेगा। तो चाहे 26 वाला बैच करे 27 वाला करे, दोनों में सेम कंटेंट अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइव क्लासेस भी जो होंगी आगे भी जो ऐड करूंगा 26 को 27 को दोनों को एक्सेस रहेगा उसका, तो वो सब कोई दिक्कत नहीं है आरोहण पर, ठीक है। ठीक है चलो, सारी कथा समाप्त। अब बस ये ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, जो डाउट वगैरह आए वो पूछते जाइए, जिसके जो डाउट वगैरह आए वो पूछते जाइए। फाइनल डेट में जो बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत जो कंप्लीट करना है मुझे 15 जनवरी तक, करंट अफेयर का थोड़ा सा एरिया ऐड करना है और एक आध टॉपिक मिसलेनियस का 4-5 टॉपिक की लिस्ट है वो पूरा कराना है। 15 जनवरी से पहले पहले मैं कर दूंगा इसको पूरा, क्योंकि आरएसपीसीबी का एक बैच है 10 से पहले वो होगा, 15 से पहले आप वाले में ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी अपने एंड से पढ़ते जाइए, जो डाउट क्वेरी वगैरह है वो पूछते जाओ, जहां भी जो डाउट क्वेरी है वो पूछते जाओ। पीवाईक्यू जरूर लगाना है, उसमें कोई स्किप नहीं है, उसमें कोई स्केप रूट नहीं है, स्किप नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है। ठीक है चलो क्लास इतना रखते हैं, कोई किसी का डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ईएससी जीएस को लेकर तो कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना, आरोहण पे जो पढ़ाया कवर करते चलो, सीधी सीधी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। इससे बेटर ईएससी जीएस कोई नहीं करवा रहा है। अगर आपका लेक्चर क्वेश्चन
बनाने वाला अतुल, नहीं जरूरत है, बहुत सारे कराए हुए हैं, मैं और करा दूंगा तो टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, रिवीजन कब करोगे फिर? मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे 10 सेशन और क्वेश्चन के कराने हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, पर आपका टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन ऑलरेडी कराए हुए हैं, एनवायरमेंट के कराए हुए हैं, एथिक्स में देखो क्वेश्चन का वीडियो पड़ा हुआ है, टेस्ट सीरीज में भी कराया हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, 17 से 25 तक के पेपर सारे सोल्व कराए हुए हैं। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, विकास कुमार, ईएससी 24 का अगर कोई सब्जेक्ट है तो एथिक्स में क्या बदलेगा मुझे बताओ। इन्वायरमेंट में फोल्डर में जाओ, 2025 का अपडेशन देखो, सबसे ऊपर ऐड कर दिया है हमने, कुछ नहीं बदलेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं बदलेगा। करंट अफेयर ऐड होगा सारा, देखो ऐड किया है कि नहीं विकास। करंट अफेयर देखो दिसंबर तक का ऐड कर दिया है कि नहीं। और अभी मैंने बोला है 15 से पहले कुछ टॉपिक ऐड करने हैं, तो वो जो नए टॉपिक है वो ऐड करने हैं। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो विकास, अगर ईएससी 2024 का भी सब्जेक्ट कुछ पढ़े हैं उसमें, और रैंक 1 भी आरोहण से बच्चे उसी को पढ़कर ला रहे हैं, तो क्या अगर उसको हटा दें सब्जेक्ट को? 100 के ऊपर सिलेक्शन अगर बच्चे उस कंटेंट को पढ़कर दे रहे हैं और अच्छा बना हुआ है, तो हटा दिया जाए। एथिक्स में क्या बदलेगा तुम मुझे बताओ। कोई टॉपिक ऐड हो सकते हैं, पर जो पढ़ाया गया वो तो नहीं हट जाएगा। और अभी मैं अगर पूरा दोबारा से लाइव करा दूंगा तो करोगे भी नहीं, मेरे से स्टार्ट करवा दोगे, फिर क्लास में आओगे नहीं। भाई करंट अफेयर अपडेट होता है तो करंट अफेयर अपडेट दिसंबर तक का डाटा अपडेट हो गया है। एनवायरमेंट का अपडेशन, एनवायरमेंट में ही पीडीएफ सबसे ऊपर पड़ी हुई है, 2025 अपडेशन। फोल्डर देखा भी तो करो। अभी 1 घंटे मैंने समझाया है विकास, यही चीज, किस ब्रांच को क्या प्रायोरिटी रखनी है, 1 घंटे समझाया है मैंने। अब आप लिख रहे हो किस टॉपिक में फोकस ज्यादा रहेगा। 1 घंटे 10 मिनट से मैं यही बता रहा हूं किस ब्रांच को क्या टॉपिक प्रायोरिटी में रखने हैं। अब आप कह रहे हैं किस टॉपिक में फोकस ज्यादा रहेगा, इसका मतलब आपने डिस्कशन सुना ही नहीं पूरा। यही सब तो दिक्कत है ना, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अप्रोच ही समझ नहीं आता मुझे यार। मैथ्स एप्टी दोनों अभी कुछ दिन पहले लाइव हुआ। एथिक्स जो हमने कराया पूरा कंप्लीट। आईसीटी में करंट अपडेशन, साइंस एंड टेक में फोल्डर देखो पड़ा हुआ है। अगर साइंस एंड टेक अपडेशन की बात भी करोगे तो अपने कोर्स में जाके देखो, साइंस एंड टेक अपडेशन डाला हुआ है इसमें। कुछ लोग मुझे लग रहा है पूरे फोल्डर भी ओपन नहीं कर पाए हैं, इतना पढ़ाया गया है। अभी एसी वाला कोर्स मैंने दिखाया था आपको, ये देखो जरा, साइंस एंड टेक का फोल्डर डाला है कि नहीं। इसी में है सब्जेक्ट सारे। ये देखो करंट अफेयर पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आईसीटी के टॉपिक हैं कि नहीं, और 2025 में ही पढ़ाए हैं ये। डिजास्टर के कुछ टॉपिक हैं, 2025 में ही हुआ है। सेफ्टी 25 में ही पढ़े हो, तो ये सब 2024 का टॉपिक थोड़ी है ये। सेफ्टी 25 में पढ़े हो, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़े हो, साइंस एंड टेक पढ़े हो, करंट अफेयर है, मैथ्स है, एप्टी है, सारे नए टॉपिक हैं। अभी एडिशनल टॉपिक भी 26 के कराए थे, 3 वीडियो ये वाले पड़े हुए हैं। अभी लेबर लॉज का एक टॉपिक कराना है, जो नए लेबर लॉज आए हैं वहां से क्वेश्चन का चांस है इस बार। तो उसमें क्या दिक्कत है, मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, फिर एप्टी, फिर एथिक्स, फिर एनर्जी इन्वायरमेंट। एनर्जी इन्वायरमेंट में भी सबसे ऊपर अपडेशन 2025 डाल दिया है, जो अपडेशन आया है। ऐसा लग रहा है कि 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट 2025 में अपडेट हुआ है, ये एनवायरमेंट का टॉपिक है। तो जो जो टॉपिक नहीं थे ऐड करने थे वो कराए तो सब। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। मैंने थ्योरी पढ़ाई, फिर एक मैकेनिकल के टीचर है न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं, दोनों पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। क्या नहीं मिल रहा बताओ मुझे भाई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद स्टैंडर्ड क्वालिटी 26 वीडियो पड़े हुए हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सेफ्टी मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर डिजाइन ड्राइंग ये अवेलेबल है। जीके करंट अफेयर फोल्डर खोलते हैं, देखो जीके करंट अफेयर में स्टैटिक जीके, इकोनॉमी और 2024 का करंट अफेयर एक फोल्डर में कर दिया, 2025 का एक फोल्डर में कर दिया। 2025 पूरे साल का करंट अफेयर 22 क्लास है, मतलब 1 महीने के 2 लेक्चर भी अगर पकड़ के चलें करंट अफेयर के, तो 22-23 लेक्चर तो हुए, फिर भी ज्यादा लग रहा है। और अभी विकास कह रहे हैं कि फिर से रिपीट होना चाहिए था। 24 वाले में क्या बदलेगा तुम बताओ। साइंस एंड टेक 2025 में है, इसमें आईसीटी का अपडेशन भी है। तो मुझे नहीं लगता कि जितना अवेलेबल उतना पढ़ पाए हो। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर 2025 में क्लास हुई है इसकी, अभी जल्दी कराया गया है।
आईसीटी मैंने पहले कराया था, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर अभी सीएस की फैकल्टी ने कराया, ये अभी 25 में हुआ है। तो जो बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है उसमें क्या बदलेगा? या तो फिर जो स्टैटिक पार्ट है उसको 3 बार पढ़ा दो, नए टॉपिक ऐड ही ना कर पाओ। इतना कंटेंट है, उतना अभी पूरा हुआ नहीं होगा आपका, इतने इतने टॉपिक इसमें हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह मैंने अलग से इसमें पढ़ाया हुआ है, और कहीं चेक कर लो, इस टॉपिक को टच ही नहीं किया होगा किसी ने। डिजास्टर मैनेजमेंट अलग से किसी ने टच नहीं किया होगा, जबकि इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इस बार ये अलग से पढ़ाया है मैंने इसको। फिर आपका साइंस एंड टेक का टॉपिक अलग से भी कराए थे, 7-8 वीडियो हैं साइंस एंड टेक का पोर्शन, इसमें आईसीटी का टॉपिक भी है। क्लियर है? तो कवरेज बहुत है उसमें, देखो कितना नहीं कर पाए हो, ये चेक करो, उस पर ध्यान लगाओ। अरे स्टैटिक जी के 2024 सारा ना कर पाओ तो मैंने वीडियो में बताया, तो 1 घंटे से बता तो रहा हूँ क्या क्या कर लो। अगर कम टाइम में भी करना है, जितना एरिया मैंने बताया है, वीडियो पूरा देखो एक बार विकास, आपने लेट ज्वाइन किया है। ठीक है चलो, क्लास इतना रखते हैं। अरे आरोहन का 50% भी किसी ने ये सीजीएस नहीं कराया यार, क्यों यहाँ वहां परेशान हो रहे हो? बस पढ़ो। दो ही चीजें हैं ना, क्या पढ़ाया गया और सिलेक्शन कितने हुए, दोनों चीजें प्रूव हो गई, तो यहाँ वहां भटकने के बजाय पढ़ लो। ठीक है क्लास, थैंक यू।